वैभव और आज हम लोग लेकर आए हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का 4th लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पूरा केस हिस्ट्री डिस्कस किया था, लाइमैन बार्गर पास्चर ब्रैकेट पीफोर्ड, और हम फेरी सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कैसे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करते हैं, कैसे हम लोग ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकालते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। ठीक है, तो इतनी बातें ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस आई रिक्वेस्ट हूं कि आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज के टॉपिक में कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इन द फर्स्ट वीडियो की ये चैप्टर एक कहानी की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे बोहर का मॉडल हुआ। ठीक है, मॉडल बोहर ने अपना थ्योरी दे दिया एटम के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल अपना दे दिया। ठीक, कहानी आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा अपने गति के अनुसार। ठीक है, और भी साइंटिस्ट थे, जैसे मैं आपको बार बार हर वीडियो में अप्रॉक्स बोला है कि साइंटिस्ट थे, वो दोहरी एक्सपेरिमेंट करता, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे थे। तो उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, जो निकल के आए। क्या नाम था उनका? मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे उसी दौर में, जो आए बाहर उस समय निकल के। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश की। ठीक है, जो भी मतलब अभी तक हम लोग रेडिएशंस की बात कर रहे थे, जो भी रेडिएशंस के टर्म्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म, लाइट वेव्स के टर्म, जो हम लोग के जहन में भी आ रहे थे, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि जब इलेक्ट्रॉन आता है हायर से लोअर में तो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, वहां से रेडिएशंस की बात शुरू हुई। ठीक है, तो इन्होंने रेडिएशंस के बारे में ही बात बोली, रेडिएशंस के बारे में ही बात बोली। ठीक, क्या बात बोली समझते हैं इस चीज को। रेडिएशंस के बारे में ही बात बोली, किसने? मैक्स प्लैंक ने। ठीक, अब इनकी थ्योरी की बात हो रही है। ठीक, इन्होंने क्या किया, रेडिएशंस के बारे में बात की और बोला कि रेडिएशंस इनके एक्सपेरिमेंट्स के तहत, मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, उससे ऑब्जर्व क्या किया कि रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब ये जो रेडिएशंस है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशंस जो है जो मूव कर रहे हैं, आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने। ठीक, स्मॉल पार्टिकल्स, और इसको उन्होंने फर्दर क्या बताया कि टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये रेडिएशन मूव कर रहे हैं पार्टिकल। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, देखो रेडिएशन हो गया, रेडिएशन किससे मिलकर बना है? इन्होंने बोला पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, उन्हीं का टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसे पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है तो एनर्जी तो कुछ रखता ही है। ठीक है, हम लोग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी सीख के आए। ठीक है, तो वो सब पार्टिकल्स, टाइनी पैकेट्स, उनके छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए, उन सब पार्टिकल्स के छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए और उनको बोला क्या? टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे जो ये पार्टिकल्स बोला इन्होंने, पार्टिकल्स को इन्होंने टाइनी पैकेट्स के फॉर्म में अरेंज किया और उन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने बोला क्या? इसको एक नाम दिया, इस टर्म को फोटोन, इस टर्म को नाम दिया इन्होंने फोटोन और क्वांटा। ये दोनों एक ही वर्ड के लिए यूज होता है, फोटोन या क्वांटा। ठीक है, तो इस टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने वर्ड क्या दिया? फोटोन या क्वांटा। और बताया जो एनर्जी की बात हो रही है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, वो किसके बराबर होगी? इसकी एनर्जी होगी h = h mu के बराबर, E = h mu के बराबर। मैंने बोला था जो रेडिएशंस एमिट हो रही है वो भी कुछ एनर्जी एमिट कर रही है। वो कितनी एनर्जी थी याद है? प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एनर्जी कितनी एमिट हो रही थी? hc/λ। वहां पे जो एनर्जी एमिट हो रही थी वो कितनी थी? hc/λ। यहाँ पे जो ईच फोटोन की एनर्जी इन्होंने बताई वो कितनी बताई? E = h mu। व्हाट इज E? एनर्जी ऑफ फोटोन। h इज व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट। mu इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी। कहीं आप लोगों को किसी बुक में इस mu की जगह f भी लिखा मिलेगा, मतलब E = hfb आप लोगों को मिल सकता है। ठीक, hfb आप लोगों को मिल सकता है। f इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, mu इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, ये mu और f सेम चीज है। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने कंपेयर किया किससे? प्रीवियस से, जो बोहर का मॉडल था उससे कंपेयर किया। ठीक है, तो बोहर ने बोला एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है रेडिएशंस के लिए, और वो रेडिएशन से पार्टिकल से मिलकर बनी है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी है, और उन एच जिसका नाम इन्होंने फोटोन दिया, और फोटोन की एनर्जी उन्होंने बताई कि इतनी होती है। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने उससे कंपेयर किया रेडिएशन की एनर्जी से, तो क्या निकल के आया? E = h mu = hc
lambda, hc by lambda, ठीक है। और जब इन दोनों इक्वेशन को इन्होंने कंपेयर किया, जब दोनों इक्वेशन को इन्होंने कंपेयर किया, ठीक है, मतलब देखिएगा जब इन दोनों इक्वेशन, एनर्जी का फार्मूला ये भी है, एनर्जी का फार्मूला ये भी है, ठीक है, ये रेडिएशन का फार्मूला है, ये फोटोन का फार्मूला है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, और दोनों एनर्जी क्या थे, सेम थे, ठीक है, बराबर है, दोनों कंपेयर किए तो, ठीक है। तो जब निकल के आया तो यहां से जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आती है, c by lambda, म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, c by lambda, c by lambda। आई होप आप लोगों को बोर्ड ठीक से दिख रहा है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, c by lambda। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है, ठीक। पहला क्या, E इज इक्वल टू h म्यू, क्या है h म्यू, क्या है ये फार्मूला, क्या है E इज इक्वल टू h म्यू, किसका फार्मूला है, E इज इक्वल टू h म्यू, किसका फार्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। और E इज इक्वल टू hc by lambda, ये किसका फार्मूला है, ये किसकी एनर्जी है, ये है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। ओवरऑल बाद में देखा गया कि दोनों चीज तो सेम ही है, ठीक है, दोनों चीज तो सेम है। रेडिएशन का जो मतलब है वो क्या है, पार्टिकल, पार्टिकल से फोटोन, फोटोन की एनर्जी ये और रेडिएशन की एनर्जी ये, तो ओवरऑल देखा गया कि एनर्जी सेम है। तो वहां से एक चीज निकल के आया, म्यू इज इक्वल टू c by lambda, म्यू इज इक्वल टू c by lambda, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये थे मैक्स प्लैंक, ठीक। इन्होंने मतलब इन्होंने जो रेडिएशन था उसमें से पार्टिकल्स ढूंढे, मतलब इन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की, ठीक है। मतलब लाइट को ऐसा पार्टिकल कंसीडर किया, किसने, मैक्स प्लैंक ने, ठीक है। मैक्स प्लैंक ही थे जो आगे चल के क्या किए, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम जो क्वांटम केमिस्ट्री होता है उसका कांसेप्ट इन्होंने आगे लाया। क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैक्स प्लैंक ने क्या किया, अपना क्वांटम का केमिस्ट्री का कांसेप्ट शुरू किया। इस क्वांटम केमिस्ट्री को हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, वो आप लोग हायर एजुकेशन कॉलेज वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने क्या किया, क्वांटम केमिस्ट्री का दौर शुरू किया, ठीक है। इन्होंने पार्टिकल नेचर पे बात की, ठीक है, पार्टिकल नेचर पे किसी भी मतलब लाइट या जो रेडिएशन की बात हो रही है ना, रेडिएशन के मतलब रेडिएशन, लाइट रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको इन्होंने क्या कहा कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है, मतलब पार्टिकल नेचर पे इन्होंने बात की, इसके लाइट वेव्स की बात की, ठीक है, पार्टिकल नेचर, लाइट रेज की बात की, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स का दौर चल ही रहा था, ठीक है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था क्या, डी ब्रोगली, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, डी ब्रोगली कांसेप्ट। जिन्होंने क्या किया था, पहले किया क्या था मैं बता देता हूं आप लोग को। डी ब्रोगली ने किया क्या था कि उन्होंने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी। जैसे यहाँ पे लाइट की बात हो गई, ठीक है, लाइट की बात हो गई, ठीक। अब देखिए लाइट क्या है, लाइट इन्होंने पार्टिकल नेचर पे बात की इसकी, ठीक है, पार्टिकल नेचर पे बात की और एट द एंड इन्होंने बताया कि जैसे जो रेडिएशंस है वो मूव कर रहे हैं, रेडिएशन क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन वो टाइनी 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 पार्टिकल से मिलकर बना है और वेव की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने क्या किया कि पार्टिकल नेचर पे बात की और थोड़े दिन बाद मतलब कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, किस फ्लो में मूव कर रहे हैं, जो रेडिएशन है कैसे मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इन्होंने जो लाइट रेज थी उनको एज अ पार्टिकल भी कंसीडर किया और एज अ वेव भी कंसीडर किया, ठीक है। किसको, लाइट रेज को, ठीक है, जो रेज निकल रही थी, जो रेडिएशंस निकल रही थी उसकी बात इन्होंने की कि इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड आल्सो इट बिहेव्स एज अ वेव, ठीक है। लाइट रेज की बात की, गौर करिएगा, मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा। मैक्स प्लैंक ने लाइट रेज के ऊपर बात की और उसके डुअल नेचर एट द एंड वो मतलब असमंजस की स्थिति थी। उन्होंने बोला पार्टिकल तो ठीक है, मैंने उनको लगा क्योंकि उन्होंने एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकाल दिया, रेडिएशन से कंपेयर किया, उनको एनर्जी मिल गई, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि ये एज अ वेव भी तो मूव कर रहा है, ठीक है। तो वहां से डुअल नेचर ऑफ लाइट रेज का कांसेप्ट शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में जब डी ब्रोगली आए तो उन्होंने यही कांसेप्ट मैक्स प्लैंक का कांसेप्ट चुराया और इसी को अप्लाई किया किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डी ब्रोगले एक तरह से हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगले वाज द स्टूडेंट ऑफ नील्स बोर, ठीक है, या उनके स्कॉलर थे, वो उन्हीं के अंडर काम करते थे। कौन, डी ब्रोगले, मतलब जूनियर थे किसके, नील बोर के, ठीक है। नील बोर के स्टूडेंट थे, तो नील बोर तो इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे थे, मैक्स प्लैंक लाइट रेज पे, रेडिएशन पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो डी ब्रोगले ने क्या किया, इनका कांसेप्ट डुअल नेचर का कांसेप्ट यहां से चुराया और इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया, ठीक। इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बताया, किसने, डी ब्रोगले ने। बात समझ में आ रही है। डी ब्रोगले ने इनका कांसेप्ट यहां से उठाया जो कि लाइट रेज पे था
लाइट रेस का कंसेप्ट उठाया और इसी कंसेप्ट को उन्होंने अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कंपेयर किया, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स की बात की, पार्टिकल्स जानते हैं आप लोग बहुत छोटे होते हैं, एंगस्ट्रॉम में उनका रेडियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा चीज है, उसका भी क्या होता है, रेडियस बहुत माइनस में होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यही कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश की इस पे इलेक्ट्रॉन पे, और डुअल नेचर के बारे में बात की, जिसका नाम है क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, एक तरह से बोला जाए तो सजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है, पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने अपने कंसेप्ट को रखा और सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, मैक्स प्लैंक के बाद, यहीं से प्लैंक कंसेप्ट शुरू हुआ, क्वांटम केमिस्ट्री शुरू हुई, और अब आया इसके बाद डी ब्रोगली, जिसने शुरू किया क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इन्होंने मैक्स प्लैंक का कंसेप्ट चुराया और वही चीज को इन्होंने अप्लाई किया किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बात की, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके बारे में बात की। इन्होंने कहा कि इट आल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड आल्सो एज अ वेव। इन्होंने बोला इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, डी ब्रोगली ने बोला इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बाई पार्टिकल भी है और वेव है, दोनों की तरह प्रॉपर्टी को रख रहा है, तो ये डुअल नेचर शो करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह, मतलब ये पार्टिकल की तरह भी है और वेव की तरह भी है, ठीक। तो पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक। पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर पार्टिकल किया जाए तो वो अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ उसका मास है, मास हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो वेलोसिटी है, मास है, तो उसको बोला एज अ पार्टिकल है, तो मास और वेलोसिटी तो होगी ही होगी, ठीक। अब जब वेव है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी लैम्डा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर पार्टिकल नेचर रख रहा है तो मास वेलोसिटी होगी, और अगर वेवलेंथ, अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो कुछ वेवलेंथ होगी उसकी, ठीक है। अगर मास और वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ से मोमेंटम की बात हो सकती है, किस से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, मतलब मोमेंटम भी पता है, बिकॉज़ यू नो दैट p इज इक्वल टू व्हाट, mv, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मिला के एक फॉर्मूला बनाया, क्या, कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मिला के फॉर्मूला बनाया, जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग को क्या नाम है कि एनर्जी पता हो, रेडिएशन भी पता हो, तो हम लोग उसका लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया क्या, ठीक है, मतलब इन्होंने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मिला के एक फॉर्मूला बनवाया, क्या, h इज इक्वल टू mv और h इज इक्वल टू और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, m इनटू v क्या होता है, p, मोमेंटम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया, क्या, इन्होंने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मिला के फॉर्मूला बनाया, लैम्डा इज इक्वल टू h nu, जिसको बोलते हैं क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब किसी भी, अगर हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को अगर किसी का वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, तो हम लोग को उसका मास वेलोसिटी अगर पता है, ठीक है, यही चीज का चेंज होगा, ठीक है। अगर पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और अगर h क्या है, व्हाट इज h हियर, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है, और हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं, मतलब मोमेंटम पूछे तो मोमेंटम, मतलब मोमेंटम पूछता है तो mv अगर निकालेंगे तो मोमेंटम निकल जाएगा। अगर मोमेंटम दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने ये फार्मूला दिया, किसने, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने। इन्होंने क्या बताया, देखिए फिर एक बार सुन लीजिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्स प्लैंक का कांसेप्ट उठाया जो कि लाइट पे था, इन्होंने वही कांसेप्ट उठा के इलेक्ट्रॉन में अप्लाई किया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, अ स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम बोले वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मूविंग स्पीशीज है कौन, इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की और इसको पार्टिकल नेचर भी बताया, डुअल नेचर एज वेव नेचर भी बताया, पार्टिकल और वेव एज अ डुअल नेचर बताया। और पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा, वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा, वेव की
तरह का वेवलेंथ होगा। तो इन सबको मिला के इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल हुआ। कुछ समय बाद यही इनका जो हाइपोथेसिस था वो ऐसा देखा गया कि हर माइक्रोस्कोपिक मूविंग स्पीशीज पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब आगे चल के इसका कुछ एक्सपैंड हुआ, इनका थ्योरी, इनका हाइपोथेसिस बहुत एक्सपैंड हुआ और ये इलेक्ट्रॉन से ऊपर हटके सब जितने भी दुनिया में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स है, मूविंग पार्टिकल्स है, मूविंग मतलब वेलोसिटी रखता हो तभी ना मूविंग होगा, ठीक है, मूविंग नेचर का हो, मूविंग पार्टिकल हो, मूविंग स्पीशीज हो, माइक्रोस्कोपिक छोटा बॉल फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है, उनकी बात की गई, ठीक है, तो उनको एज अ मतलब डुअल नेचर की बात होने लगी, मतलब सब के सब जितने भी ये हाइपोथेसिस फॉलो कर रहे हैं, मतलब जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो सब इस हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं एज पर इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जितने भी दुनिया में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो सब इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहे थे। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है, ये लोग कर रहे थे। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था इस चीज को? सब मूविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं उन्होंने किया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेगा? लैम्डा पूछ देगा, mv दे देगा, m दे देगा, v पूछेगा, लैम्डा पूछेगा, ये सब पूछता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका नाम क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। मास वेलोसिटी, कभी लैम्डा दे देगा, मास दे देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को पता ही होता है, ठीक है, मास नहीं देगा, मास आप लोगों को याद करना पड़ेगा। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -21 kg, ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑलरेडी पता है, लैम्डा नहीं देगा या तो भी नहीं देगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक देगा और एक पूछ लेगा, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे मोमेंटम है तो एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन देता है, एनर्जी के फॉर्म में, जैसे इस चीज को हम रख कर रहे हैं अभी, देखिए एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन देता है। जैसे कि आप लोगों को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन तो पता ही होगा, ठीक है, मोमेंटम अगर की काइनेटिक एनर्जी है और की मोमेंटम है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv², ये होता है हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या किया जाए? अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए क्या किया जाए, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए इस साइड में, तो m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m into m m² हो जाएगा, m m² लिख ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब इस चीज को हम कर ले रहे हैं 1/2 m बाहर, 1/2 m बाहर और m² v²। mv क्या होता है आप लोगों को पता है? mv, व्हाट इज mv? mv इज व्हाट? यही तो p है, यही तो मोमेंटम है, तो m² v² क्या होगा? p²। अगर mv बराबर p है तो m² v² कितना होगा? p होगा, मतलब p² होगा, तो m² v² की जगह लिख सकते हैं हम लोग p², मतलब इसके लिए क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। तो m² v² की जगह हम k इज इक्वल कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/2m p into p², ये इसी को लिख सकते हैं ओवरऑल p², ठीक है। तो p² इज इक्वल टू क्या हो गया? 2mk, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? √2mk। ये होता है रिलेशन, ये होता है रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, ये होता है रिलेशन, ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में होता है रिलेशन, ठीक है। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकल में दे देता है और क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम यहाँ कांसेप्ट समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल से डील नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम बाद में वीडियोस बनाएंगे, न्यूमेरिकल पे डील होगा हर चैप्टर के लिए, घबराइए मत, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन कांसेप्ट है मेरा कि आप लोगों को कांसेप्ट एकदम क्लियर करना है मेरा, ठीक है। कांसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होगा तभी तो आप लोग न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में कभी मत कूदिएगा, पहले कांसेप्ट क्लियर करिएगा, कांसेप्ट क्लियर करना मेरा यहाँ पे मेन पर्सन है, ठीक है। तो ये क्या है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या है, रिलेशन है, जो आपको याद रखना है। अभी k दे देगा तो p आप निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, रिलेशन। दिस इज व्हाट ओवरऑल इज व्हाट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट कौन आया इसके बाद? इसके बाद साइंटिस्ट आए हेजनबर्ग। कौन आए? हेजनबर्ग, जिन्होंने कुछ डिस्कवरी की जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जब अभी कांसेप्ट शुरू होगा उनका, ठीक है। तो डी ब्रोगली क्या थे? ये एक स्टूडेंट थे किसके? नील बोर के। नील बोर इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे थे, ये भी सोचे कि इलेक्ट्रॉन पे ही काम करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो बोहर के मॉडल को आगे बढ़ाया किसने? डी ब्रोगली ने बोहर के मॉडल को आगे बढ़ाया, ठीक। या उसके स्टूडेंट थे, वो सोचे कुछ अलग भी मिल जाए, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन से शुरुआत की और इलेक्ट्रॉन उसी दौरान मैक्स प्लैंक लाइट रेस की अपनी थ्योरी दे रहे थे, डुअल नेचर के बारे में बता दिए किसके लाइट रेस है, तो इन्होंने उनका कांसेप्ट उठाया और वही चीज इलेक्ट्रॉन में अप्लाई कर दिया और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने पूरी बात बता दी, ठीक है।
फिर वही डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ के पूरे ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स का अप्लाई होने लगा और यहाँ से पूरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वहाँ पे फॉलो हुआ, जिसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, और कभी-कभी इस टर्म में भी दे देता है, किस फॉर्म में, p = 2m के ये रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी दे देता है और मोमेंटम हम लोग निकालते हैं और मोमेंटम यहाँ पे रखते हैं, इसकी मदद से हम लोग mv निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है, कांसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद जो साइंटिस्ट है कौन है हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग है जिनके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। क्यों इसको अनसर्टेनिटी कहा गया, क्यों सर्टेन नहीं था, ठीक, इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ठीक है, इन सब पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, जैसे मैंने बताया एक्सपेरिमेंट से दौर तक अलग-अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, तो ये भी आए मैदान में उतरे, हम भी उतरे कि भाई कहाँ पीछे हैं, ठीक है, ये भी उतरे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वही चीज, उस चीज को आगे बढ़ाया, अपना कंसेप्ट लगाया, कुछ ना कुछ किया, चेंजेस किए और देखे क्या मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे बात की, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन पे बात की, अलग तरीके से सोचा, मतलब सब्सटेंस वो एक ही है लेकिन अलग-अलग साइंटिस्ट उसको अलग-अलग तरीके से उसको डील कर रहे थे। तो इन्होंने किस तरीके से डील किया इलेक्ट्रॉन को, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने डी ब्रोगली का कांसेप्ट से कुछ देखा, क्या कि डी ब्रोगली ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था, इट शोज द पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर एज वेल। तो इन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर की बात की तो पार्टिकल नेचर में क्या बताया था उन्होंने, अगर पार्टिकल है तो वो मास और वेलोसिटी रखेगा, ठीक है, मास वेलोसिटी वगैरह ये सब रखेगा, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है m, वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो अपनी पोजीशन डायरेक्ट चेंज करता रह रहा है, पोजीशन अपनी एक जगह कांस्टेंट नहीं है, उसकी चेंज करता रह रहा है और स्पीड इसकी बहुत हाई है, स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, यही होती है, ठीक है। तो इतनी 10⁻⁶ समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई स्पीड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और इसका मास भी बहुत कम होता है, छोटा पार्टिकल और बहुत तेज वेलोसिटी, मतलब हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और कितना तेज मूव कर रहा है, तो हाँ उसको देख पाएंगे हम लोग, ठीक है, पोजीशन उसकी हम पता ही नहीं कर पाएंगे कहाँ, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट या अपने प्रिंसिपल में कहा क्या कि वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट मेजर, ठीक है, कुछ भी वर्ड यूज करिए, प्रेडिक्ट, डिटरमाइन, मेजर, मतलब वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन अगर हम बोले वो भी गलत नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम लोग देखिए उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली, एग्जैक्ट पोजीशन उस इलेक्ट्रॉन का और एग्जैक्ट मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कभी नहीं डिटरमाइन कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांसेप्ट समझिए। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल नेचर का है तो कुछ मास या वेलोसिटी रखता होगा, मास और वेलोसिटी से मिलकर क्या बनता है मोमेंटम, और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, तो अगर हम उसकी पोजीशन को पता कर लिए तो उसका वेलोसिटी नहीं पता कर पाएंगे, वेलोसिटी नहीं पता कर पाएंगे तो मोमेंटम नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। अगर मोमेंटम की बात किया, अगर उसका वेलोसिटी पता कर लिया तो उसकी पोजीशन कभी नहीं पता
पता कर पाएंगे। एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, किसी एक टाइम पे ये दोनों चीज एक साथ पता करना नामुमकिन है। किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा। किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने ये बात कह दी। बात समझ में आ रही है? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी स्मॉल स्पीसीज के लिए जो मूविंग नेचर का शो कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ एक ही समय पर कभी भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ठीक है, ये था हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो मैथमेटिकल टर्म्स में कहा वो क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो चेंज इन या एरर इन द पोजीशन होगा, चेंज इन पोजीशन या एरर इन द पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई। h/2 पाई से क्या होगा? वो हमेशा ज्यादा होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी h/2 पाई होगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म था किसका? हाइजेनबर्ग का। मतलब एरर इन द पोजीशन और एरर इन द मोमेंटम। अगर इन्होंने कहा कि हम लोग अगर ट्राई करते हैं एक साथ निकालने का क्या पोजीशन और मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का, तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, एरर तो होगा, एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, तो एरर तो निकलेगा ही ना, इसमें भी निकल सकता है, इसमें भी निकल सकता है। तो इन लोगों का जो प्रोडक्ट होगा, पोजीशन, एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन द मोमेंटम, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई। मतलब मिनिमम वैल्यू ये होगी, इससे ज्यादा भी ये हो सकता है। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे कभी कभी ऐसे लिखता है डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा m डेल्टा v, m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई। ठीक, मतलब चेंज इन मोमेंटम को इन्होंने ऐसे लिखा, एरर मोमेंटम को इन्होंने मास ऑफ वेलोसिटी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ये हाइजेनबर्ग का कांसेप्ट था। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग पोजीशन पता कर लिए, ठीक, तो मोमेंटम कभी नहीं पता कर सकते उस इलेक्ट्रॉन का, और अगर मोमेंटम पता कर लिए तो पोजीशन पता नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं पता कर सकते, एक समय पर कभी नहीं पता कर सकते, लेकिन अलग अलग चाहे तो पता कर सकते हैं। अगर ये पता करेंगे तो इसमें कुछ एरर आएगा, ये पता करेंगे तो इसमें कुछ एरर आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, इस चीज को और सिंपल करते हैं, समझिए समझिए। पहला वाला कंसेप्ट उठा रहे हैं हम लोग, पहला वाला फॉर्मूला उठा रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए मोमेंटम में जो एरर निकला वो 0 निकला, मतलब कुछ उसमें क्या है, कुछ उसमें मोमेंटम में जो एरर है वो है नहीं, हम लोग एग्जैक्ट उसका पता कर लिए, मोमेंटम पता कर लिए, ये नहीं पता किया, मोमेंटम पता किया, तभी तो एरर 0 आया। दिस इज व्हाट एरर इन मोमेंटम, दिस इज व्हाट एरर इन पोजीशन। तो मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम मान लीजिए 0 आया, ठीक, 0 आया, तो इसमें कितना एरर आएगा? सब एरर इसी में आ गया। एरर कितना है? बहुत ज्यादा, सब तो एरर इसी में आ गया ना। अगर हम लोग मोमेंटम निकाल लिए तो एरर इन मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझिए मेरी, अगर हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए तो एरर इन मोमेंटम कितना आया? 0। तो सबसे तब तो पूरी एरर इसमें आ रही ना, तो इसकी एरर तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा इन दोनों में कंपेयर करें तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर एरर इन मोमेंटम 0 है तो चलिए मैथमेटिकली देखते हैं एरर इन पोजीशन कितनी आएगी। ठीक है, तो डेल्टा p की वैल्यू 0 है, उसको उधर ले लीजिए पहले। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई। ठीक है, 2 पाई और इनटू डेल्टा p हो जाएगा, डेल्टा p को उधर भेज दिए। डेल्टा p की वैल्यू कितनी है? 0। तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब h/0 हो गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई? इंफिनिटी। मतलब डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई? इंफिनिटी। मतलब एरर इन पोजीशन कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब हम लोग किस चीज को इनफाइनाइट कहते हैं कि हम लोग बढ़ते गए इनफाइनाइट, मतलब बढ़ते गए कोई सीमा ही नहीं है इनफाइनाइट। तो इसका अगर 0 हो गया, इसका एरर है ही नहीं, तो सारा एरर कहाँ है? पोजीशन में। बात समझ में आई है? मतलब यहाँ पे अगर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लिए तो सारा जो एरर है वो किसमें है? पोजीशन में है। पोजीशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पोजीशन हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसकी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और यही वाइस वर्सा, अगर हम डेल्टा x को 0 मान लें, मतलब पोजीशन में एरर कुछ नहीं है, तो पूरा कहाँ आ जाएगा? ठीक है, पूरा एरर कहाँ जाएगा? इसमें। अगर डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा p कहाँ चला जाएगा? टेंड्स टू इनफाइनाइट। डेल्टा यहाँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, यहाँ डेल्टा p टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, वाइस वर्सा, वाइसी वर्सा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पूरा कांसेप्ट किसका था? ये पूरा कांसेप्ट था हाइजेनबर्ग का। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग एक साथ एक समय पर पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, इन्होंने ये कांसेप्ट दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक, इन्होंने एरर ऑफ पोजीशन, एरर ऑफ मोमेंटम की बात की और इन्होंने ये बता के दिखाया। ठीक है, इन्होंने प्रूव किया
कि अगर ये जीरो है, ये अगर जीरो है मतलब एरर मोमेंटम जीरो है तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब पूरा एरर यहीं पे है, और वाइस वर्सा मतलब अगर ये जीरो है तो पूरा एरर डेल्टा पी में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब ये जो पूरे कंसेप्ट है ये सब बोहर के आसपास क्या रहता है? जब बोहर ने अपना कंसेप्ट दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक थ्योरी दी, तो उसके बाद क्या आया? डी ब्रॉगली आए, मैक्स प्लैंक आए, हाइजेनबर्ग आए, इन्होंने अपना अपना तरीका शुरू किया। तो ये जब तरीका सब मिल गया एक साथ, तो कहीं ना कहीं अब जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल होने लगा। ठीक है, कैसे फेल होने लगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बोहर के बाद ये सब साइंटिस्ट आने लगे, जैसे मैक्स प्लैंक आए, मैक्स प्लैंक से उनको आइडल मान के उनकी थ्योरी को अपना के डी ब्रॉगली ने अपना थ्योरी दिया, अपना हाइपोथेसिस दिया। उसके बाद ये आए हाइजेनबर्ग जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पे उसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात की। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट्स ओवरऑल मिला के जो बोहर का कंसेप्ट था वो ओवरऑल कभी कभी वहां पे फेल होने लगा, कुछ कमियां उसमें दिखने लगी। ठीक है, वो कमियां क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट आए, कौन? डी ब्रॉगली आए, मैक्स प्लैंक आए और हाइजेनबर्ग आए। उनके आने से, उनके ऑब्जर्वेशन लेने से, उनके एक्सपेरिमेंट से बोहर का मॉडल कहीं कहीं फेल होने लगा। तो देखते हैं फेलियर का कारण। ठीक है, मतलब कैसे कैसे ये फेल हुआ। ठीक है, बोहर का मॉडल इनको बहुत इज्जत है इनकी एटॉमिक फील्ड में, क्योंकि इनका जो मॉडल था बहुत हद तक बहुत सही था। ठीक है, लेकिन गलतियां सबसे होती है, ये भी इंसान थे। ठीक है, गलती हो गई। आगे इनके आने वाले साइंटिस्ट ने, जो डी ब्रॉगली थे, हाइजेनबर्ग थे, मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने इनके लिमिटेशंस को एक्सप्लेन किया, करेक्ट किया। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे कैसे करेक्ट किया। ठीक है, मतलब इनके क्या, इन्होंने क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा। ठीक है, ऐसे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशन कि जो बोहर मॉडल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे काम कर रहा है। एंड लिमिटेशन दैट इट इज ओनली applicable to single electron species। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर आता है हीलियम प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इन सब एटम्स की बात की कि इन सब एटम्स पे ये बोहर कांसेप्ट लग सकता है, बोहर मॉडल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा किसी पे भी ये नहीं लग सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही ये होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम था ही नहीं, ये बोहर मॉडल था ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था इनका, सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड था और किसी के लिए वैलिड नहीं था। बात समझ में आई? ठीक, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ एप्लीकेबल था, बाकी किसी के लिए नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को रख कर रहे हैं। पहला लिमिटेशन ये था, दूसरा लिमिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन हम लोग यहां से देखते हैं। पहला लिमिटेशन हो गया। ठीक है, पहला लिमिटेशन यही था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग कभी भी लिखेंगे तो एज ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा शुरू करते हैं हम लोग। तो दूसरे में इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने बोहर ने क्या किया, पहले लिख देते हैं। बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज मूविंग पार्टिकल। ठीक है, बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज मूविंग पार्टिकल की बात की और मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर ने ये तो बता दिया था, फिक्स्ड ऑर्बिट पे, फिक्स एनर्जी शेल पे रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, सब कुछ इन्होंने बता दिया, फिक्स करके वैल्यू बता दी। और इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल नेचर। बात समझ में आ रही है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में बात की, वेव नेचर के बारे में बात नहीं की। बात समझ में आई? तो डी ब्रॉगली ने इनको करेक्ट किया। डी ब्रॉगली ने क्या करेक्ट किया इनको? डी ब्रॉगली बोला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तब डी ब्रॉगली का नाम आ रही है। लाइट की बात आती तो मैक्स प्लैंक का नाम आता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो डी ब्रॉगली का नाम आया। डी ब्रॉगली ने इनकी थ्योरी को
थोड़ा करेक्ट किया और क्या बोला कि ये सिर्फ पार्टिकल नहीं बल्कि और क्या है, वेव है, एक वेव भी है। इट शोज इलेक्ट्रॉन शोज डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये इनका कांसेप्ट फेल हुआ, किसका, बोहर का। ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल बोल रहे थे, मूविंग पार्टिकल बोल रहे थे। डी ब्रॉगली बोले ये पार्टिकल नहीं है भाई साहब, ये और क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेव है। ठीक है, नील बोहर के स्टूडेंट ही थे और डी ब्रॉगले, उन्होंने अपने सर को करेक्ट किया। ठीक है, देखिए उस जमाने में भी ऐसे स्टूडेंट थे जो अपने टीचर को ही करेक्ट कर देते थे, उनकी थ्योरी को ही फेल कर देते थे। तो ऐसे स्टूडेंट समझ रहे हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगले ने क्या किया, अपने टीचर को ही फेल किया और बोला नहीं गुरुजी ये नहीं होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा गलत बोला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शो डुअल नेचर। ठीक, समझ में आया। दूसरा इनका लिमिटेशन, तीसरा लिमिटेशन क्या था, बोहर का तीसरा लिमिटेशन क्या था। आप लोगों ने देखा कि जो मेरा सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो, उसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह सब हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, रेडियस निकाला था, वेलोसिटी, मास हम लोगों को पता ही है, सब कुछ निकाल के रख दिया था। इसमें सेकंड वीडियो में आप लोग ने नहीं देखा तो वीडियो देख के आ जाइए एक बार। ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी, मोमेंटम, मास सब कुछ निकाल के रख दिया। ठीक है, इसमें सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का निकाल के रख दिया। अब मतलब रेडियस निकाल दिया, मतलब इसकी पोजीशन बता दी, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, पोजीशन उसकी बता दी। ठीक है, मास वेलोसिटी पता है उसकी। ठीक है, मास वेलोसिटी पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाला, इन्होंने यहाँ से मोमेंटम भी निकाल लिया। ठीक, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है ये भी उन्होंने बता दिया, मतलब उसकी पोजीशन तो पता ही नहीं ना, कितना दूर है। ठीक, रिवॉल्व कर रहा है, वहां पे पोजीशन उसकी बता दी, न्यूक्लियस से इतना दूर है, इतने किलोमीटर के रेंज में है, पोजीशन बता दी। ठीक, और वेलोसिटी और मास हमको ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी हमको निकाल चुके थे, तो वेलोसिटी और मास से मोमेंटम भी निकाल दिया था, सबकी वैल्यू निकाली थी। तो रेडियस मतलब पोजीशन और मोमेंटम इन्होंने साइमल्टेनियसली पता कर लिया था, किसमें, अपने मॉडल में। बात समझ में आई, मतलब इन्होंने हाइजेनबर्ग को दिक्कत में ला दिया था। हाइजेनबर्ग ने फिर इनको सही किया, मतलब हाइजेनबर्ग का कांसेप्ट इनको फेल किया। बोला कि नहीं, हाइजेनबर्ग ने बोला नहीं, तुम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कभी नहीं डिटरमाइन कर सकते हो किसी इलेक्ट्रॉन का। ठीक, एक साथ एक ही समय पर पोजीशन और मोमेंटम कभी भी नहीं पता कर सकते हो, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। किसने बोला, हाइजेनबर्ग ने। किसको, बोहर को। और बोहर ने क्या किया था, बोहर का मॉडल तो पहले आया ना, उन्होंने रेडियस, वेलोसिटी, मोमेंटम सब कुछ निकाल कर रख दिया था एक ही समय पर। तो ये तो गलत हो गया ना, तो हाइजेनबर्ग ने करेक्ट किया। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या करेक्ट किया कि तुम मोमेंटम या मोमेंटम और पोजीशन इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इनका तीसरा लिमिटेशन। ठीक, चौथा लिमिटेशन क्या था इनका, चौथा लिमिटेशन समझते हैं। जो भी हम लोगों ने बोहर मॉडल में स्पेक्ट्रल लाइन्स की बात की, जो लाइमन सीरीज की बात की, लाइमन, बाल्मर, ऐसे जो भी सीरीज थे, डॉट 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 डॉट, जो भी सीरीज थे जिनकी बात की, स्पेक्ट्रल लाइन्स की बात की। ठीक है, उनकी स्प्लिटिंग जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसकी स्प्लिटिंग समझिएगा। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स, उनकी स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। जो लाइमन, बार्मर, पास्चल, ब्रैकेट, फुन, हम फोरी हम लोग देख के आए हैं, किसमें, हम फेरी देख के आए हैं उसमें प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो उसमें जो इसकी स्प्लिटिंग हो रही थी, इन सब स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो रही थी, उनका स्प्लिटिंग किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई रिपीट, नहीं कर पाए। क्या, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन सबको पर्टिकुलर नाम क्या दिया जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, आप लोगों को टर्म्स याद रखने हैं, इनका मतलब नहीं याद रखना है। ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोगों को बस ये बताना है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज व्हाट, ज़ीमैन इफेक्ट। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क वाला स्टार्क नहीं, स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क से पहले का स्टार्क है, स्टार्क, STARK इफेक्ट। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये तीन चार, ये चौथा पॉइंट था इसका, ये
चौथा पॉइंट था, ठीक है। ये 3-4 लिमिटेशन है बोहर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थे बोहर के, जिसको एक्सप्लेन किया किसने मिलके, मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली, इन्होंने मिलके क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये सब लिमिटेशंस थे किसके, बोहर मॉडल के 4 पॉइंट थे। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक इस चीज को खत्म करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को यहाँ पे इसको रोकते हैं, ठीक। और अगले वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया, बहुत ज्यादा नया कंसेप्ट, क्वांटम नंबर्स पे, ठीक है। क्वांटम नंबर्स वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।